हाय। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिखने को नहीं मिल रहे। मतलब लैंडमार्क जजमेंट्स, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस, राइट टू शेल्टर, जुडिशियल रिव्यू, कौन सा जस्टिस का बेंच था, ऐसे टाइप के क्वेश्चन दिखने में कितने डिफिकल्ट लगते हैं ना। मतलब ये सीडीएस का क्रश बन चुका है सच में। पहले क्लाउड वाला क्वेश्चन था, वो मैंने आपको बताया था कि हर पेपर में 2 क्वेश्चंस हैं। उससे पहले मैंने लेक वाली चीज बताई थी, या तो स्टैटिक या तो करंट से लेक्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से आप कुछ पैटर्न कर रहे हो। इसका भी क्रश अपडेट होता जा रहा है सीडीएस का, यूपीएससी का। दिखने में डिफिकल्ट लगते हैं, बट ऑफ कोर्स अब मैं वीडियो बना रही हूं तो इट विल बी सिंपल फॉर यू नाउ। जैसे ये सारे क्वेश्चंस है ना, इसके बहुत सुंदर नोट्स बना रखे हैं मैंने। ठीक है, अभी ग्लिच इफेक्ट डाला हुआ है मैंने, क्योंकि हम डायरेक्टली वहां नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं शुरू से। अल्ट्रा सिंपल तरीके से देखेंगे हम। कोई डिस्ट्रैक्शन है अगर उसे छोड़ दो पहले, क्योंकि हम आज बहुत बकायदा बहुत अच्छे नोट्स बनाने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत से शुरू करते हैं। ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास वाला केस। ठीक है, 1950 का केस है। हमें पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही कब रेडी हुआ है, लॉन्च हुआ है, मींस 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, उसके बाद इतने अमेंडमेंट्स हुए हैं, इतने केसेस हुए हैं, लेकिन हमें वो पिक करने हैं जो आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो हुआ क्या था, देखो स्टोरी सुनेंगे। ठीक है, हमेशा हम रटने की कोशिश करते हैं ना, चीज़ें इंटरमिंगल हो जाती हैं। आज स्टोरी सुनोगे आप। ए गोपालन, ये है ए गोपालन। ये एक कम्युनिस्ट लीडर है। पार्डन माई वेरी बैड हैंड राइटिंग। ये है कम्युनिस्ट नेता। हिंदी तो और ही बेकार है, बट ठीक है, ये है कम्युनिस्ट नेता। ठीक है, इन्होंने इनके ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा दिया था सरकार ने। अब यू नो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है। ठीक है, आज हमारी है ना लगभग पूरा जो क्रक्स पॉलिटी का है वो रिवाइज होने वाला है। व्हाट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये हमने देखा था आर्टिकल नंबर 22 में, है ना। इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ व्हाट, एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 2, डबल जियोपार्डी जिसे हम कहते थे, है ना। पूरा सुनना, आज पूरी पॉलिटी याद आ जानी है आपको। डबल जियोपार्डी का एक्सेप्शन था। होता क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन में, कि आप एक बार एक प्रूव्ड क्रिमिनल हो चुके हो तो नेक्स्ट टाइम, और उसकी पनिशमेंट भी आपको मिल चुकी है। ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम आपने कोई क्राइम करा भी नहीं है, फिर भी प्रिवेंटिव पर्पस के लिए आपको जेल में बंद कर देते हैं, या तो हाउस अरेस्ट में रखते हैं, कॉन्फिस्केट करके रखते हैं। ठीक है, ये डबल जियोपार्डी का एक्सेप्शन हो गया। डबल जियोपार्डी क्या कहता था, डबल जियोपार्डी कहता है कि 1 क्राइम इज इक्वल्स टू 1 पनिशमेंट, है ना। कुछ याद आया, 1 पनिशमेंट। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या हो रहा है, क्राइम हो चुका है, उसकी सजा भी मिल चुकी है, लेकिन फिर अगर ऐसा लगता है कि तुम एक नेशनल थ्रेट हो सकते हो तो आपको ऐसे डिटेंशन में रख दिया जाता है, बट नॉट मोर देन 90 डेज, ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। चलो ठीक है, आते हैं दोबारा इस केस पे। ए गोपालन साहब को कर दिया जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन पे। तो अब ये केस कर देते हैं स्टेट ऑफ मद्रास पे। अब इनका केस है क्या, ये कहते क्या हैं, ये कहते हैं कि आपने ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन मुझ पे किया है ये वायोलेशन है। वायोलेशन किस चीज का है, ये है आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 19 का और आर्टिकल 21 का। अब आपको इन तीनों का हिस्ट्री, बैकग्राउंड सब कुछ पता होना चाहिए। इसे कॉन्स्टिट्यूशन का गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गोल्डन ट्रायंगल। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम केसेस है ना इन्हीं की वजह से हमें पढ़ने पड़ रहे हैं। आर्टिकल 14 क्या है, फटाफट याद करो। मतलब आई एम नॉट गोना गो डीप इनटू द पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी की एक लंबी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, अगर नहीं देखी और नहीं रिवाइज याद नहीं आ रहा ना, दोबारा जाके देखो। आर्टिकल 14 क्या था हमारा, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, ओके। आर्टिकल 19 हमारा क्या था, राइट टू फ्रीडम वाला, याद करो, जिसमें हमारे पास 6 राइट्स थे। हम कहीं भी घूम सकते हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर सकते हैं, कोई भी जॉब ले सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, एंड
एक जगह मिल सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं विदाउट आर्म्स वगैरह। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना, उसको भी हमें डिटेल में देखना है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से आएंगे। हाँ, तो ये गोपालन साहब कहते हैं मेरे ये सारे राइट्स का उल्लंघन हुआ है ना, और हेबियस कॉर्पस की मांग करते हैं। किसकी? हेबियस कॉर्पस की। अब आपको पता है हेबियस कॉर्पस क्या है? अच्छा, हेबियस कॉर्पस का मीनिंग कमेंट सेक्शन में लिखना ना। क्वेश्चन आता है, पता है, अभी मतलब बहुत रिसेंटली नहीं आया था, थोड़े से 3 साल 4 साल पहले क्वेश्चन आया था, हेबियस कॉर्पस का मीनिंग क्या होता है ना। ये हेबियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 लगा सकता है। हेबियस कॉर्पस याद आया? ठीक है, कि अगर आपको कोई अनलॉफुली डिटेंशन करता है, अब देखो मैं सारे टाइप के क्वेश्चन बताते जाऊंगी जितने भी पॉलिटी में बीच में आएंगे। क्या क्वेश्चन आता है हेबियस कॉर्पस से कि किसके अगेंस्ट लग सकता है। हेबियस कॉर्पस में हो क्या रहा है? अगर आपने मुझे किडनैप कर लिया या तो अरेस्ट कर लिया है अनलॉफुली अगर अरेस्ट किया है तो सुप्रीम कोर्ट मुझे बचाने आएगी। ठीक है, अब ये पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट भी लग सकती है और प्राइवेट के अगेंस्ट भी लग सकती है। अब व्हाट डू यू मीन बाय दिस पब्लिक अथॉरिटी एंड प्राइवेट अथॉरिटी? एक सेकेंड, पब्लिक प्राइवेट अथॉरिटी से आप समझते क्या हो? आप इससे ये समझते हो कि अगर आप पुलिस ऑफिसर हो, मतलब आपकी सरकारी जॉब है, यू आर अ पब्लिक अथॉरिटी, यू आर पब्लिक बॉडी। अगर आप अपने पावर्स का मिसयूज करके मुझे अरेस्ट कर रहे हो तो भी हेबियस कॉर्पस लगाकर सुप्रीम कोर्ट मेरी हेल्प करेगी, रिट लगाकर। और अगर आप प्राइवेट पर्सन हो, आपकी कोई सरकारी जॉब नहीं है, ऐसे ही आप मुझे किडनैप कर ले रहे हो, अनलॉफुली इलीगली आप मुझे डिटेन कर रहे हो, तो भी आप पे हेबियस कॉर्पस लग सकता है। ठीक है, ये सारी चीज आप पे ध्यान होनी चाहिए। तो AK गोपालन ने ये लगाया था कि हेबियस कॉर्पस को लगाने की मांग करी थी। उन्होंने ये चीज कही थी, यहां पे थोड़ा सा पेन का कलर अगर मैं चेंज करूं, इन्होंने कहा था एक होता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का यूज नहीं हुआ है। नेचुरल जस्टिस क्या होता है? डबल जियोपार्डी का प्रिवेंशन, कि एक बार क्राइम हो गया है, एक बार सजा मिल गई, बात खत्म हो गई, अब नेक्स्ट टाइम क्राइम करोगे तब जाके सजा मिलेगी ना। यहाँ पे क्राइम ही नहीं हुआ है तो आप नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन हालांकि यहाँ पे जो फाइनल जस्टिस का जो डायलॉग था वो ये था कि प्रिवेंटिव डिटेंशन आप अलाउ कर सकते हो, बट इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे ग्राउंड्स होंगे तभी प्रिवेंटिव डिटेंशन यहाँ पे अलाउड है। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, नेक्स्ट केस आता है हमारा शंकारी प्रसाद केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 1951 का केस है। इसमें पता है बेंच जजेस बेंच में कौन थे? CJI HJ कानिया साहब। अब याद करो एफकैट वालों, फर्स्ट CJI कौन था? ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं ना एफकैट वाले। अच्छा मुझे ये बताओ कितने एफकैट वालों हो? मतलब अगर एफकैट वाले ज्यादा हैं, आई हैव ब्यूटिफुल स्टोरीज एंड नोट्स फॉर एफकैट GK। अगर ज्यादा लोग होंगे ना तो आई स्टार्ट मेकिंग वीडियो फॉर देम ऑल्सो। ठीक है, ओके। फर्स्ट CJI HJ कानिया साहब हैं हमारे, वो इसमें इन्वॉल्व थे। होता क्या है, स्टोरी लाइन समझना पहले। 1951 की बात है, मतलब न्यूली इंडिपेंडेंट और वेरी वेरी न्यूली रिपब्लिक हमारा देश है। ठीक है, न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया है, नया नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है। तो अब हमारी स्ट्रैटेजी, अब देखना मैक्सिमम केसेस है ना आपके लैंड से रिलेटेड होंगे, जमीन की हेरा फेरी की वजह से ये सारे केस हुए होंगे। ठीक है, तो अब हमारा इंडिया क्या चाहता है कि जो जमींदारी सिस्टम थी, जमींदारी सिस्टम याद करो ब्रिटिश के टाइम पे हुआ करती थी, है ना, कि एक जमींदार हुआ करता था, उसके पास बहुत ज़्यादा लैंड्स हुआ करती थी और वहाँ पे वर्कर्स काम करते थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, उनको सही से वेजेस नहीं मिलते थे, टैक्सेशन बहुत ज़्यादा होता था। तो इसी जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करना चाहती थी हमारी गवर्नमेंट, क्योंकि अब हम डेमोक्रेसी बन चुके हैं, अब हम वेलफेयर ऑफ पीपल के बारे में सोचना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको अबॉलिश करके हम क्या लाना चाहते हैं? लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भी अभी के लिए हम बोल सकते हैं कि जिनके पास लैंड नहीं है उनको भी थोड़ी थोड़ी लैंड दे दी जाए, उनसे शिफ्ट करके जो बहुत बड़े बड़े जमींदार हैं। ठीक है, अब आप सोचो ये जो
न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया ने अप्रोच ली है, दिखने में सही लगती है, बट थिंक अबाउट द जमींदार्स, उनकी तो लैंड जा रही है ना भाई, उनकी इतनी कीमती लैंड जा रही है, तो दे वर अगेंस्ट दिस थिंग, दे वर अगेंस्ट दिस थिंग, और ये केस फाइल कर देते हैं कि हमारी राइट टू प्रॉपर्टी, अब तो हालांकि ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, बट उस टाइम की बात कर रहे हैं 1951 1950 की, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। तब इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, तब राइट टू प्रॉपर्टी हमारा, ज्यादातर लड़ाई झगड़े आप देखोगे राइट टू प्रॉपर्टी के लिए ही हुए हैं। तो फिर पार्लियामेंट क्या करती है कि देखो, पार्लियामेंट का ही इरादा होता है कि हम थोड़ा सा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करें, जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दें, और राइट टू प्रॉपर्टी इज ऑल्सो देयर। तो फिर पार्लियामेंट लाती है, अब देखना पार्लियामेंट किस किस तरीके से अपने पावर्स को मोल्ड करती रहती है। देखना, पार्लियामेंट लाती है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के हुए और अमेंडमेंट शुरू हो चुके हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में जितने आर्टिकल्स, जितने अमेंडमेंट्स और जितना रिवाइज कर रही हूं ना, एक्सपेक्ट दिस इन योर एग्जाम, तो ध्यान से सुनते हुए करना। 1951 का ये अमेंडमेंट पास करते हैं। अब व्हाट अबाउट दिस अमेंडमेंट, अब इस अमेंडमेंट की है ना फीचर्स को ध्यान से देखना, यू विल बी लाइक यार क्या ही है पॉलिटी, क्या कर रहा है पार्लियामेंट। 1951 मतलब आज मुझे बहुत इच्छा हो रही थी कि नोट्स बना बना के आपको समझाऊं, क्योंकि प्रेजेंटेशन में क्या होता है ना, यू फील वेरी फॉर्मल, आप ऐसे नोट्स बनाओगे ना तो बोलते बोलते नोट्स बनाओगे, चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी आपको, है ना। ठीक है, सबसे पहले तो ये आर्टिकल 19 पे रिस्ट्रिक्शंस ऐड कर देता है। अब याद करो आर्टिकल 19 था क्या, आर्टिकल 19 वाज ऑल अबाउट राइट टू फ्रीडम। क्या था, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। राइट टू फ्रीडम में हमारे 6 तब 7 मतलब 7 चीज़ें थी, राइट टू प्रॉपर्टी भी तो था ना, उसमें आता था। लेकिन अब ये जो राइट टू फ्रीडम में जितनी भी चीज़ें हैं उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे आप ऐसा कुछ राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आपके पास, लेकिन आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ जाए, जिससे एक्चुअली ये क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस ऐड किए गए थे पता है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, कि ऐसा कुछ आप नहीं बोल सकते जिससे हमारे फॉरेन स्टेट से रिलेशंस खराब हो जाएं। ये 3 चीजें ऐड करी थी रिस्ट्रिक्शंस में, दिस वाज नंबर 1। नंबर 2 चीज ऐड करी गई थी कि इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, मतलब मैं ये चीज एग्जैक्ट इंग्लिश में क्यों बता रही हूं, ताकि कंसेप्ट आप जान लो, लेकिन ऐसा ना हो कि थोड़ी हाईफाई इंग्लिश जब आपको यूपीएससी पूछे तो आप स्टक हो जाओ, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज बता रही हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में यूज हुई है। इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, कि भाई अभी जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ मुझे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन नहीं ली है कि मैं ये वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, ये राइट ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे गारंटी किया है आर्टिकल 19 के थ्रू। लेकिन अभी मैं कुछ ऐसा बोलूं कि उससे ऑफेंस जनरेट हो, पब्लिक ऑर्डर बिगड़ सके, तो ऐसा राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन मुझे अलाउड नहीं है। तो ये 3 चीजें ऐड करी गई थी रिस्ट्रिक्शंस में व्हेन इट कम टू फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। इसके अलावा 9th शेड्यूल ऐड किया था। 9th शेड्यूल के बारे में भी हम मस्त डिस्कस करेंगे। मतलब 9th शेड्यूल इज अबाउट व्हाट, लैंड रिफॉर्म एक्ट्स, है ना। एक्चुअली ये पार्लियामेंट ने अपना अथॉरिटेटिव रूल बनाने के लिए करा था। होता क्या है कि 9th शेड्यूल में जितने भी लॉज होते हैं ना, उस पर सुप्रीम कोर्ट एक्ट नहीं कर सकता, जिसको अच्छे टेक्निकल भाषा में जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। लेकिन अभी तुरंत से हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, वरना आप पागल हो जाओगे। आगे जाके हम जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके, सुप्रीम कोर्ट के लॉज, इन लॉज पे वो कुछ बोल नहीं सकती हैं, ठीक है। ओके, एक और एडिशन आप याद रख सकते हो कि राइट टू प्रॉपर्टी को थोड़ा सा अमेंड कर दिया गया, चीजें ऐड करके, थोड़ा सा वेरिएबल करके, इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए, ठीक है। क्योंकि यू बेटर नो दिस थिंग
कि क्या बोलते हैं, शंकारी प्रसाद केस में क्या हुआ था कि जमींदार की जमीन छीनने लग गई थी गवर्नमेंट, है ना, और वो राइट टू प्रॉपर्टी क्लेम करने लग गए थे। तो अब हम राइट टू प्रॉपर्टी को ही बदल दे रहे हैं ताकि जमींदार केस ना कर सके, है ना, कुछ बोल ना सके। आप देखो पार्लियामेंट किस तरीके से अपने पावर को मिसयूज करता है। इसके अलावा सोशली एंड एजुकेशनली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशंस को भी ऐड करा गया, रिजर्वेशंस को भी ऐड किया गया, और इसमें SC ST कम्युनिटी एडेड है, ठीक है, ओके। और इसके अलावा आर्टिकल 46 का भी ऐड हुआ है। अब मुझे फटाफट से ये बताओ आर्टिकल 46 कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है? फटाफट से, ज्यादा नहीं सोचना है, गूगल नहीं करना है, तुरंत से लिख दो आर्टिकल 46 कौन से पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से बिलोंग करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, आगे चले, लेट्स गो। नेक्स्ट हमारा केस आता है बेरूबारी केस। भाई साहब ये सुप्रीमली इंपॉर्टेंट है। एक ये बेरूबारी वाला, एक केशव नंद भारती केस, उस पे तो यार मतलब पूरी मूवी बननी चाहिए, मस्त है एकदम, है ना। हुआ क्या था, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। ये बेरूबारी है क्या? बेरूबारी एक जगह है, मतलब जगह थी वेस्ट बंगाल में, जलपाईगुड़ी वाले रीजन में, ठीक है। यहाँ पे आपकी जलपाईगुड़ी एक बेसिकली पुलिस स्टेशन है। हुआ क्या था कि जब डिमार्केशन हुआ ना अर्स्ट वाइल ईस्ट पाकिस्तान का और वेस्ट पाकिस्तान का, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेड क्लिफ भाई साहब को बुलाया गया था कि आप इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा कर दो, और इन्होंने बंटवारा करा, इतना बुरा बंटवारा करा कि आज तक हम लोग लैंड डिस्प्यूट्स में उलझे हुए हैं। अभी तक हमारी सरकार इसी में लगी हुई है। वी आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द राइट थिंग्स। ठीक है, चलो ठीक है, उस पर नहीं जाते हैं। रेड क्लिफ भाई साहब ने ये बनाया एंड बेरूबारी दे दिया गया इंडिया को, ठीक है। बट दी देन पाकिस्तान, क्योंकि ये वाला हिस्सा पाकिस्तान था तब की बात है, अभी बांग्लादेश बना नहीं है। बांग्लादेश बनने को अभी कितने साल की बात है? देरी है, 11 साल की देरी है, 1971 में बना था, है ना। ठीक है, अच्छा मुझे तुरंत से ये बताओ, जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था वो ऑपरेशन का नाम क्या है जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था? इंडिया वॉज इंस्ट्रूमेंटल, राइट? उस ऑपरेशन का नाम क्या है? फटाफट से वो लिखो, ठीक है। फिर ये जो झगड़ा होने लग गया ना, देन हमारे जो प्रधानमंत्री थे नेहरू साहब, उन्होंने सोचा कि ठीक है झगड़ा नहीं करते हैं, हम एक लैंड डिस्प्यूट को सुलझाने वाला अग्रीमेंट करते हैं, और इन्होंने जन्म दिया नेहरू नून एग्रीमेंट। ये क्या है? नेहरू प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया, नून प्रधानमंत्री ऑफ पाकिस्तान, तब के नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ 1958 का, ठीक है। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लो, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लो, ठीक है। इस चीज़ ने बहुत सारे चीज़ों को जन्म दिया। इसके अंतर्गत हमने सोचा कि हम बेरूबारी को पाकिस्तान को देने वाले हैं, ठीक है। अब अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखें, वेस्ट बंगाल, अच्छा वेस्ट बंगाल को देखें, वेस्ट बंगाल के तब चीफ मिनिस्टर थे बिधन चंद्र रॉय। मैं बता दूं इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। मतलब आप सोचो हाउ वैल्यूएबल दिस पर्सन इज। इनको वेस्ट बंगाल का हीरो भी बोला जाता है और उनकी हिस्ट्री में इनका बहुत बड़ा रोल है। भारत रत्न अवॉर्डी है ये। इन्होंने बोला कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों ये अपने पावर को मिसयूज कर रही है? आपने तो बोल दिया बेरूबारी दे दो पाकिस्तान को, लेकिन हमने वहां पे डेवलपमेंट करा है ना, रोड हमने बनाया, घर हमने बनाया, ब्रिज हमने बनाया, इवन रेफ्यूजीज को हमने संभाला। रेफ्यूजी की प्रॉब्लम हमेशा से वेस्ट बंगाल और असम झेल रहा है, ठीक है। तब तो और ज्यादा थी क्योंकि नया नया देश इंडिपेंडेंट हुआ है, नया नया पार्टीशन हुआ है। तो ही इज लाइक कि यार हमने वहां पे ये पूरा डेवलपमेंट किया है, हम क्यों ये चीज पाकिस्तान को दे दे, है ना। तो फिर इन्होंने इस चीज को आगे और हंगामा करने की कोशिश करी। तब इट वॉज अ वेरी वेग सिचुएशन कि क्या पार्लियामेंट को ये राइट है कि किसी भी स्टेट एज ए मतलब स्टेट का हिस्सा फॉरेन कंट्री को दे दे बिना स्टेट के सहमति के, है ना। क्या पार्लियामेंट को ये राइट है? तो पार्लियामेंट का आर्टिकल 3 यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया था कि पार्लियामेंट को ये राइट है कि वो स्टेट्स को ऑल्टर कर, मतलब क्या बोलते हैं, उनकी बाउंड्रीज शिफ्ट कर सकती है, उनके एरियाज शिफ्ट कर सकती हैं तुरंत से ना। मतलब बुक में एक बार हम देख लेते हैं, ये जो हमारी बुक है
इसमें हम फटाफट से एक बार हमारा पार्ट 1 देख लेते हैं, तो इजीली हमें चीजें समझ आएंगी। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में आर्टिकल 3 मेंशन्ड है। आर्टिकल क्या कहता है कि पार्लियामेंट कैन अल्टर द बाउंड्रीज एंड एरियाज, और उसके लिए अमेंडमेंट करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अमेंडमेंट से क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो इस बेरूबारी केस ने ये चीज यहाँ पे दे दी। देखो बेरूबारी केस में हुआ क्या, एक तो है आर्टिकल 3 जिसमें आपको अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, नो अमेंडमेंट रिक्वायर्ड, सिंपल मेजोरिटी से आपका काम हो जाएगा, है ना। बट इससे सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर मिसयूज दिख रहा है। तो बेरूबारी केस के बाद इन्होंने बोला कि अगर आपको इंडिया का कोई पार्ट, एनी पार्ट ऑफ इंडिया अगर फॉरेन कंट्री को देना है, फॉरेन कंट्री को देना है, तो भाई आप आर्टिकल 3 से नहीं दे सकते हो, आर्टिकल 3 से नहीं दे सकते हो, आप आर्टिकल 368 से जरूर दे सकते हो। आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट होता है, और क्यों दे सकते हो, क्योंकि इसमें भाई स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी, अगर स्पेशल मेजॉरिटी लग रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकती, मतलब इट इज थोड़ा सा डेमोक्रेटिक तरीका। तो इसलिए अगर आप न्यू स्टेट बनाते हो या फॉरेन टेरिटरी को इंक्लूड करते हो इंडिया में, कोई स्टेट छोटा बड़ा करते हो, तेलंगाना नया बनाया, उत्तराखंड नया बनाया, स्टिल कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, वो सिंपल मेजॉरिटी आर्टिकल 3 के अंतर्गत हो सकता है। बट इफ यू वांट टू गिव सम पार्ट टू फॉरेन कंट्री तो आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी। ठीक है, तो यस वी डिड एन अमेंडमेंट। हमने कौन सा अमेंडमेंट करा, हमने 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 लाया और बेरूबारी को पाकिस्तान को दे दिया। इसके अलावा बेरूबारी केस इज वेरी फेमस क्योंकि इन्होंने कहा कि प्रियम्बल जो है, इन्होंने सब कुछ अच्छा कहा बट यही गड़बड़ हो गई, प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने ये बोल दिया ना, ये थोड़ी गड़बड़ हो गई। इन्होंने बोला कि भाई प्रियम्बल नहीं है पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का। इतने इसके आउटकम्स आप याद रखोगे। ठीक है, इस बात समझ आ गई, नेहरू नून एग्रीमेंट वगैरह सब आपको समझ आ गया। अब चलो आगे चलते हैं। आगे गोलकनाथ केस है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रही हूँ इसकी, समझना। 1967 में ये चीज़ हुई है। गोलकनाथ वर ब्रदर्स, ऑफकोर्स पंजाब में, पंजाब की बात चल रही है, स्टेट ऑफ पंजाब की बात चल रही है। इनके पास 500 एकर्स की ज़मीन थी। ठीक है, उस टाइम पे ये लैंड से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकी 470 एकर्स की ज़मीन छीन ली। वही कि भाई ठीक है, जिनके पास ज़मीन नहीं है हम उनको दे देंगे, ये आपका सरप्लस है। अब सोचो 470 एकड़ की ज़मीन इन्होंने छीन ली। कौन से एक्ट के थ्रू? ये एक्ट है पंजाब का सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर, ऑफ लैंड टेन्योर एक्ट। ठीक है, और इस एक्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखना, अभी देखना पार्लियामेंट की चोरी पकड़ में आएगी। ये जो एक्ट है, ये एक्ट वॉज द पार्ट ऑफ 9th शेड्यूल, और 9th शेड्यूल में सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर, मतलब अब नहीं, उस टाइम की बात कर रही हूँ। इस पे कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता था, नो जुडिशियल रिव्यू, है ना। ये सिस्टम हमें याद आया, ठीक है, ये सिस्टम हमें याद आ गया। अब हुआ क्या, अब इन गोलकनाथ भाई साहब ने केस कर दिया कि ये क्या बात हुई, देखो, है ना, ये आप क्या कर रहे हो। और अब याद करो कि राइट टू प्रॉपर्टी को भी अमेंड किया गया था थ्रू फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारे अमेंडमेंट हुए जो कि पार्लियामेंट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। बट फिर इसका कंक्लूजन ये आया था, कंक्लूजन इज इंपॉर्टेंट। उन्होंने बोला कि फंडामेंटल राइट्स जो है ना, पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती, नॉट अमेंडेबल। ठीक है, नॉट अमेंडेबल। अभी आपको है ना, पूरा वीडियो देखोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। उन्होंने बोला फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते, ये अमेंड करने का राइट सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को है। किसको है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो डिसॉल्व हो चुकी है। क्या थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने बेसिकली पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, है ना। फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी?
मैं नहीं बता रही हूँ भाई, पूरा पॉलिटी हिस्ट्री आई एम नॉट गोना कवर। आप बताओ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला ये जो नॉट अमेंडेबल वाला फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट है ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा। अब इन सारे वर्ड्स को अच्छे से समझो क्योंकि स्टेटमेंट में आएंगे तब आप नेगेटिव करके आओगे। एंड इट इज नॉट प्रोस्पेक्टिव। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब है अब आगे से ये चीज फॉलो होगी। अब आगे से मतलब अब तक इन लोगों ने फंडामेंटल राइट्स को वो कर दिया है तो ठीक है, अब आगे से अमेंड नहीं कर पाओगे। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है कि अगर अभी इन्होंने रूल बना दिया कि फंडामेंटल राइट नॉट अमेंडेबल, तो ये बात शुरू से शुरू होगी। शुरू से अगर कोई भी फंडामेंटल राइट अमेंड हुआ है ना उसको भी नलिफाई करना पड़ेगा। बट इट इज नॉट प्रोस्पेक्टिव, इट इज रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर कि अब मैंने ये बोल दिया है तो आगे से आप ध्यान रखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई नालायकी करी है, मैंने आपको पनिशमेंट दी, ठीक है। जैसे आपने 100 रुपए की चोरी कर ली और ऐसा आपने 10 बार करा है, 11वीं बार में मैंने आपको पकड़ लिया, तो 11वीं बार से मैं आपको पनिशमेंट देके बोल रही हूँ कि अब नेक्स्ट टाइम आपने किया ना तो आपको और बड़ी पनिशमेंट मिलने वाली है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम अगर 12वीं बार आप कोई गलत काम करोगे तो वो पनिशमेंट एप्लीकेबल होगी। ये नहीं कि 10 बार कर चुके हो तो 10 बार और पनिशमेंट दूंगी मैं, क्योंकि आप कर चुके हो। दैट इज प्रोस्पेक्टिव। बट रेट्रोस्पेक्टिव मतलब अब आगे से। गोलकनाथ केस, हालांकि अभी मैं आपको पूरी स्टोरी बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। फिर आता है हमारा एपिक 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 केशव नंद भारती केस। केशव नंद इंसान का ही नाम है। लोग एक्चुअली जैसे हम क्या बोलते हैं, लक्ष्मीकांत लक्ष्मीकांत बोलते रहते हैं ना, हमारे दिमाग में बुक ही आती है, हम भूल जाते हैं कि भाई लक्ष्मीकांत एक इंसान है। सेम इसमें केशवनंद भारती हम केस की तरह लेते हैं बट वो एक इंसान थे, ठीक है। इनकी एक क्या बोलते हैं रिलीजियस प्लेस पे, केरला में ही रिलीजियस प्लेस में इनकी प्रॉपर्टी भी थी, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को छीन लिया केरला ने, ठीक है। केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट, मैं बोल रही हूं ना ये जो जमीन है ना वही सारे फसाद की जड़ है। लैंड रिफॉर्म एक्ट के थ्रू इनकी जमीन छीन ली गई और इन्होंने बोला कि यार मेरा है ना आर्टिकल 26 वायोलेट हो रहा है। अब आर्टिकल 26 आता किस में, फटाफट से याद करो, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आता है आपका। याद आ गया वो चीज। उन्होंने कहा कि ये मेरा है ना क्या बोलते हैं वायोलेट हो रहा है। अब वायोलेट हो रहा है तो ये फिर पूरा केस देखा गया और उन्होंने बोला अब कंक्लूजन्स जो केशवनंद भारती केस के आएंगे उसको देखने से पहले यू नीड टू गो थ्रू अ क्रोनोलॉजी। कि कौन सी क्रोनोलॉजी? कि पार्लियामेंट और जुडिशरी एक्चुअली क्या होता है, लेजिस्लेचर और ये दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाए। एक होता है लेजिस्लेचर जो लॉ मेकिंग का काम करता है। क्या करता है? लॉ मेकिंग का काम करता है, जो पार्लियामेंट में लोग होते हैं बेसिकली। और एक होता है हमारा जुडिशरी। इनको हम हमेशा अलग ही देखते हैं, इनका सेपरेशन हमारी डेमोक्रेसी की गरिमा को बढ़ाता है, ठीक से संभालता है। जुडिशरी मतलब हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना। तो अगर ऐसा कोई लॉ बना है जो वेलफेयर ऑफ पीपल के ठीक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट मतलब जुडिशरी इस पर चेक रखता है। तो हमेशा लेजिस्लेचर और जुडिशरी की आप देखोगे कि ज़्यादा बनेगी नहीं। लेजिस्लेचर ने अपने फायदे के लिए कुछ करा, जुडिशरी उस पर चेक मार देगी, फिर लेजिस्लेचर कुछ करने की कोशिश करेगी, फिर जुडिशरी उस पर चेक मार देगी। तो आपको एक बहुत मस्त स्टोरी सुनाती हूँ उससे रिलेटेड ना मैं। सबसे पहले आता है शंकारी प्रसाद केस, हम देख चुके हैं इसको, ठीक है। 1951 वाला जो जमींदार वाला केस हुआ था, है ना। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला कि फंडामेंटल राइट को आप अमेंड कर सकते हो, है ना। फंडामेंटल राइट को अमेंड किया भी गया, राइट टू प्रॉपर्टी में चीजें ऐड भी करी गई, है ना। और इन्होंने बोला कि जो अमेंडमेंट एक्ट है ना वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत नहीं आते। अब आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 कहता है कि अगर लेजिस्लेचर ने मतलब पार्लियामेंट ने ऐसे कोई भी लॉज बनाए विच इज अगेंस्ट और नॉट इन अलाइनमेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा
स्ट्रॉन्ग आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट्स को इतना ज्यादा एम्पावर करता है। लेकिन जस्टिस ने क्या बोल दिया, लॉज का मतलब अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, जो न्यूली फॉर्म्ड लॉज हैं वो ही आर्टिकल 13 के अंतर्गत आते हैं। मतलब अगर मैंने कोई नया लॉ बनाया है और वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज मैंने बदल दी, उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, वो अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 13 के अंतर्गत नहीं आता। सोचो कितनी गलत बात है। लेकिन ये था शंकरी प्रसाद केस। फिर आता है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में पहले एक्चुअली पार्लियामेंट ने 17th अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया था। 17th अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत उन्होंने बहुत सारे लॉज 9th शेड्यूल में डाल दिए थे। अब हमें पता है 9th शेड्यूल क्यों, क्योंकि ये चोरों का शेड्यूल है। मतलब पार्लियामेंट चोरी करके यहां पे रखता है, बिकॉज ये जुडिशियल रिव्यू के इम्यून हुआ करता था, इस पे जुडिशियल रिव्यू लग नहीं सकता था, है ना। लेकिन फिर गोलकनाथ केस में हमारे सीजेआई ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स है ना एक्चुअली आर्टिकल 13 के अंतर्गत आते हैं और पार्लियामेंट उसको चेंज नहीं कर सकता। फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन आर्टिकल 13 करता है एंड पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। मतलब पूरा ही अपोज कर दिया जो उन्होंने शंकरी प्रसाद केस में कहा था, ठीक है। लेकिन फिर 24th अमेंडमेंट आता है। 24th अमेंडमेंट में पार्लियामेंट ने 13th आर्टिकल और 368 जो अमेंडमेंट वाला है ना आर्टिकल, अरे भूल गए क्या, पार्ट 20, उसी को बदल दिया। आप सोचो, बेचारा हमारा जुडिशरी आर्टिकल 13 को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसी के बलबूते पे वो हमारी डेमोक्रेसी की गरिमा बचाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पे पार्लियामेंट ने आर्टिकल 13 और 368 ही बदल दिया, ठीक है। लेकिन फिर जुडिशरी ने बोला आप ऐसा, ठीक है, पार्लियामेंट कैन चेंज, ओके, पार्लियामेंट कैन चेंज। फिर आता है केशव नंद भारती केस। तब उन्होंने बोला ये कि फंडामेंटल राइट्स को आप बिल्कुल करो, चेंज कर दो, बट यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर। हालांकि दे डू नॉट डिफाइन कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो हर एक अलग अलग केस में ना बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को रिफाइन करा गया है, चीज़ों को ऐड करा गया कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। बट केशव नंद भारती ने सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर बोल के वो किताब और जजमेंट पूरा बंद कर दिया, ठीक है। अब आप चाहो तो इसे आगे पढ़ सकते हो, आ सकता है एग्जाम में, बट आई वॉन्टेड टू शो यू दिस क्रोनोलॉजी। अब केशव नंद भारती केस की स्पेसिफिकली हम बात कर रहे थे ना, हुआ क्या इसमें, कंक्लूजन क्या निकले हैं, आपको पता चल गया क्या चल रहा है जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में। तो अब केशव नंद भारती केस ने बोला प्रियम्बल के बारे में खासकर कि देखो प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले मना कर दिया था ना गोलकनाथ केस में, बेरुबारी केस में मना कर दिया था ना। लेकिन केशव नंद भारती केस ने बोला प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, ठीक है, इट इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और आप जो फंडामेंटल राइट्स है, हालांकि प्रियम्बल पे और भी चीज़ बोली है जिसपे क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी कि क्वेश्चन क्या आते हैं। फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड कर सकते हो, बिल्कुल अमेंड कर सकते हो, बट बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। तो द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे आया है, ठीक है, ओके। अब इसके साथ आपको एक और ध्यान में रखना है, जो क्या बोलते हैं, एक और केस याद रखना है, वमन राव केस 1981। इन्होंने इसमें ये एस्टैब्लिश किया कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर वाली थ्योरी है एंड अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीज़ है ना, ये शुरू होगा 24 अप्रैल 1973 से। मतलब इट इज अगेन रिट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। इस डेट के बाद से आप फंडामेंटल राइट्स के बेसिक स्ट्रक्चर को, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हिला सकते हो। इसके पहले अगर आपने हिलाया है तो ठीक है, सीख जाओ, लेसन मिल गया आपको। तो दिस इज द स्टोरी, ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। ये था हमारा केशव नंद भारती केस। वमन राव इससे एसोसिएटेड है, बट ये डेट याद रखना, ठीक है, इस डेट को हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा, 24 अप्रैल 1973। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो मैं कह रही थी ना, आपसे पूछा गया था, ये केशव नंद भारती केस में ही एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, केशव नंद भारती केस में ही एस्टैब्लिश किया गया था कि जो प्रियम्बल है इट इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये कोई पावर नहीं देता
कॉन्स्टिट्यूशन को ये मतलब लेजिस्लेचर को कोई भी चीज के लिए प्रोहिबिट नहीं करता और किसी भी चीज के लिए एनकरेज नहीं करता. इट इज जस्ट फॉर द जनरल इंटरप्रिटेशन. ठीक है, ये क्वेश्चन एक था. इसके अलावा ये भी चीज आप देखोगे, ये भी केशवनंद भारती के, इसको केशवनंद KSNB बोल दें, ठीक है, समझ जाना. KSNB मतलब केशवनंद भारती केस. इसके अंदर ही इन्होंने बोला था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, आप फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हो. अंडर आर्टिकल 368 आप एडिशन कर सकते हो, वेरिएशन कर सकते हो, रिपील कर सकते हो. ये एग्जैक्ट लाइंस केशवनंद भारती केस में यूज हुई थी. तो इसलिए आप इस वाले CDS में भी इसको स्पॉट किया होगा लास्ट CDS के पेपर में. ठीक है, फिर आती है मेनका गांधी केस. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी, बात सुनना आप. ये राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इन्होंने अलाउ करा है. इन्होंने बोला है कि ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है. एक्चुअली हुआ क्या था, 1978 का केस है. मेनका गांधी का पासपोर्ट छीन लिया गया था. छीन को क्या लिखते हैं, छीन लिया गया था. ठीक है, इनका पासपोर्ट छीन लिया गया था. जब इनको पूछा गया तो अच्छे से आंसर नहीं आया. मतलब इनका पासपोर्ट क्यों छीना गया है वगैरह, इनका सही जस्टिफिकेशन वगैरह नहीं दिया गया था. तो मेनका गांधी ने बोला कि भाई मेरा हुआ है आर्टिकल 21 वायोलेट. ठीक है, और मुझे चाहिए जवाब. मेरा आर्टिकल 21 वायोलेट हुआ है. ठीक है, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट करती है, जांच पड़ताल वगैरह करती है. और फाइनली जो कंक्लूजन पार्ट अगर हम कहना चाहें, कंक्लूजन क्या निकल के आया था, कंक्लूजन ये निकल के आया था कि क्या बोलते हैं, आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आपका क्या बोलते हैं, एक तो आर्टिकल 19 भी है. यस, आर्टिकल 19 का भी डिस्कशन हुआ था. उसके अंदर जो राइट टू स्पीच है, राइट टू, आप देख रहे हो आपका पूरा पॉलिटी रिवाइज हो रहा है. राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसकी कोई सीमा नहीं है. अब यहां पे मैं जो लिख रही हूं ना, उसको अपने दिमाग में बिठा लो. कहीं ना कहीं आगे जाके भले 1-2 साल बाद आप पेपर में देखोगे, उसकी कोई ज्योग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है. मतलब ऐसा नहीं है इंडिया में ही ये चीज लागू पड़ेगी. अगर मैं इंडिया से बाहर जा रही हूं तो भी ये चीज लागू पड़ सकती है. एंड हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ राइट टू ट्रैवल अब्रॉड. आई हैव दैट राइट टू ट्रैवल अब्रॉड. राइट टू स्पीच ऑन एक्सप्रेशन की कोई ज्योग्राफिकल लिमिट नहीं है, इंडिया से बाहर भी वो लागू पड़ेगा. ठीक है, और उसी के साथ साथ उन्होंने आर्टिकल 21 का स्कोप बढ़ा दिया. राइट टू क्लीन एयर, राइट टू फूड, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, ये सारी चीज भी इन्होंने मेनका गांधी केस में ऐड कर ली थी. ठीक है, अब बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं. इसको एक बार आप वापस रिपीट मोड में देखोगे ना तो बहुत सही लगेगा. एग्जैक्ट पूरी पॉलिटी इट इज पॉलिटी का प्रैक्टिकल, सच में कि क्या क्या हुआ है. अभी तक हमने पूरी पॉलिटी थियोरेटिकल पढ़ी है ना, दिस इज प्रैक्टिकल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आप ऐसा कह सकते हो. ठीक है, मेनका गांधी केस हुआ, उसके बाद मिनर्वा मिल केस हुआ. मिनर्वा मिल केस है क्या, अरे यार ब्लैक कलर ही अच्छा लग रहा है, ब्लैक रॉयल कलर है यार, है ना. मिनर्वा मिल केस. अब ये मिनर्वा मिल पता है क्या है, ये बेसिकली एक सिल्क टेक्सटाइल है. सिल्क टेक्सटाइल की फैक्ट्री है. कहाँ पे है, कर्नाटका में है. ठीक है, कर्नाटका में है. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे भी कैप्चर करने की कोशिश करती है. इससे पहले आप सुन लो, ये तो 1980 की बात है ना, 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था. अब आप मुझे पूरी लिस्ट कमेंट सेक्शन में बता रहे हो कि कौन कौन सी चीज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड हुई है, क्योंकि भाई इसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना. आप मुझे लिस्ट बना के बकायदा कमेंट में बताओ कि कौन कौन सी चीजें ऐड करी गई हैं, क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू दिस. ठीक है, अभी जो मिनर्वा मिल केस से एसोसिएटेड है, तो इसने करा क्या पता है, एक चीज इन्होंने करी कि नो जुडिशियल रिव्यू. पार्लियामेंट कुछ कर रहा है, उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं लगेगा. मतलब पार्लियामेंट को इतना डर लगा जुडिशरी से और खुद को इतना ज्यादा एम्पावर करने की उन्होंने कोशिश करी कि उन्होंने जुडिशियल रिव्यू के लिए मना कर दिया. और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का अनलिमिटेड पावर होगा.
अनलिमिटेड पावर व्हेन इट कम्स टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में चीज ऐड कर दी। इसके अलावा भी करी है जो आप कमेंट में लिख रहे हो, बट मैं पर्टिकुलर इस चीज के बारे में बात कर रही हूं जो हमारा पता है इससे रिलेटेड है, इस केस से रिलेटेड है। लेकिन मिनर्वा मिल केस में इन्होंने इस चीज को खारिज कर दिया, रिमूव कर दिया कि ये जो 42nd अमेंडमेंट में ये दो क्लॉज है ना, इनको रिमूव कर दिया जाएगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इन दो चीज़ को रिमूव कर दिया। इसके अलावा मिनर्वा मिल केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने इसमें ये बोला है, इनमें इन्होंने ये बोला है, अरे यार क्यों नाटक कर रहा है तू, चल जा। इनमें इन्होंने ये चीज़ बोली है कि आप एक हार्मनी एस्टैब्लिश करोगे, हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस, मतलब पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप इसमें हार्मनी बनाने की कोशिश करोगे। यहाँ पे सिटीजन्स के राइट इंश्योर किए जा रहे हैं और डीपीएसपी में वेलफेयर कैसे करोगे, गवर्नमेंट को क्या इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए, वो सारे इंस्ट्रक्शंस वहां पे लिखे हैं, है ना। तो आप इसको मैनेज करके चलो, ये नहीं कि यार यू आर जस्ट बीइंग रुथलेस और अपने पावर को आप अनलिमिटेड बनाने के लिए कुछ भी कर रहे हो। तो दैट वाज मिनर्वा मिल केस, ठीक है। उन्होंने जुडिशियल रिव्यू को बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया कि यार आप जुडिशियल रिव्यू को नहीं छीन सकते हो, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। यू नो, केशव नंद भारती केस में हमने बेसिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया था और मैंने कहा था कि धीरे धीरे डिफाइन होता जा रहा है कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। व्हेन आई से बेसिक स्ट्रक्चर, व्हाट ऑल फीचर्स डू यू ऐड इन दैट। तो बेसिक स्ट्रक्चर को जुडिशियल रिव्यू मतलब जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया अंडर दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम एंड अदर्स वाला केस हुआ 1985 वाला। अब इसमें क्या होता है, ये दोनों ना हस्बैंड एंड वाइफ हुआ करते थे और इन्होंने इनको तलाक दे दिया, डिवोर्स दे दिया। अब देखना, अब कंट्रोवर्सी यहाँ पे देखना, मस्त कंट्रोवर्सी होने वाली है। शाह बानो बेगम के नाम से ही ये केस बेसिकली जाना जाता है, मोहम्मद अहमद खान को ज्यादा याद नहीं किया जाता। उससे पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड देना चाहती हूँ। बैकग्राउंड क्या है, सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी क्या है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। इसके अंतर्गत जो आर्टिकल मतलब सेक्शन 125 है ना, सेक्शन 125 कहता है कि अगर आपका डिवोर्स हो जाता है तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा अपनी वाइफ को और बच्चों को, चिल्ड्रन को। अगर डिवोर्स हो जाता है मेंटेनेंस आप दे सकते हो, ठीक है। अब सीआरपीसी अगर हमारे जुबान पे आ रहा है, आपको नहीं लगता, आपको पता होना चाहिए कि सीआरपीसी है क्या। अभी रिसेंटली ये न्यूज में थी, क्यों थी, कब स्टार्ट हुआ, है ना। तो वापस से बुक खोल के एक बार देख लेते हैं हम। बुक में हमें जाना है हिस्ट्री वाले पोर्शन में, ठीक है। हिस्ट्री वाले पोर्शन में डायरेक्टली जंप कर लेते हैं। ये वो वाला केस था ना 1600 वाला, जब ब्रिटिशर्स न्यूली इंडिया में आए हैं, तब इंडिया का मैप कुछ ऐसा दिखता था और भाई कुछ सालों में, कुछ सेंचुरीज में 1857 में इन्होंने इंडिया की हालत ये कर दी थी। और फिर एक रेबेलियन हुआ 1857 वाला। उसके बाद क्या बोलते हैं, क्राउन रूल शिफ्ट हो गया, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन रूल आ गया इंडिया में। हमारी क्वीन के प्रोक्लेमेशन के बाद हमारे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि थी वो चेंज होके वाइसरॉय ऑफ इंडिया हो चुकी थी। अब इन पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया ने, जो कि लॉर्ड कैनिंग्स थे, कैनिंग भाई साहब थे हमारे, 1861 में इन्होंने सीआरपीसी को इंट्रोड्यूस करा था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को इंट्रोड्यूस करा था। बहुत सही हिस्ट्री पढ़ी है यार हमने, सच में। इस नोट्स को जरूर देखना आप। तो हुआ क्या, यहां थे हम। अब इसमें होता कुछ ऐसा है, सेक्शन 125 है ऑफ सीआरपीसी, ये मेंटेनेंस की मांग करता है कि आप अपने वाइफ को, अपने बच्चों को मेंटेनेंस दोगे, है ना। और ऑब्वियसली ये चीज इंडिया के लिए बनी है तो हर इंडियन पे लागू पड़ेगी। लेकिन ऑन कॉन्ट्ररी आप एक आयरॉनिकल सिचुएशन देखोगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग एक वन ऑफ द फीचर बता रही हूं मैं आपको, इसमें होता है इद्दत पीरियड। मतलब डिवोर्स के 3 महीने बाद आप
मेंटेनेंस नहीं दोगे, आपको मेंटेनेंस नहीं देना होगा अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को। डोंट यू थिंक दिस थिंग इज कॉन्फ्लिक्टिंग? इट इज, राइट? इट इज कॉन्फ्लिक्टिंग। मतलब अगर मैं एक मुस्लिम वुमेन हूं तो क्या मेरा अधिकार नहीं है कि मुझे मेंटेनेंस मिले, मेरे चिल्ड्रन को मेंटेनेंस मिले? बाकी अगर हिंदू वुमेन है तो उनको मिल रही है ना? तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग चीज हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि इसीलिए हमें यूसीसी की जरूरत है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 याद करो, दिस इज डीपीएसपी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कहता है कि यार इसको आप कर दो तो अच्छा होगा, लेकिन यूसीसी इज कंट्राडिक्टिंग मतलब अरे भाई चल जा, कंट्राडिक्टिंग। हम एक सेक्युलर स्टेट है ना, हम हर रिलीजन को और उनके बिलीफ को, उनके फेथ को तवज्जो देते हैं। और यूसीसी का मतलब क्या होता है, चाहे आप कोई भी रिलीजन से बिलोंग करो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ज्यू, कोई भी रिलीजन से बिलोंग करो, तो देयर विल बी अ कॉमन कोड जिसको आपको फॉलो करना रहेगा। लेकिन फिर वो सेक्युलरिज्म का अगेंस्ट हो जाएगा ये कंसेप्ट। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये बोला, सुप्रीम कोर्ट फाइनली सेड कि आपको देखो अपने मुस्लिम पर्सनल लॉज ठीक करने होंगे, क्योंकि ये जो चीज हो रही है ना कि आप मेंटेनेंस नहीं दे रहे हो, ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन, ये हो गई जेंडर इनइक्वालिटी। तो उन्होंने बोला आप मुस्लिम पर्सनल लॉज को ठीक करो और भाई मेंटेनेंस तो जाएगा वाइफ को और बच्चों को। तो दिस वाज द कंक्लूजन। ठीक है, ये बुक को जरूर रेफर कर लेना। नेक्स्ट आता है बहुत सही वाला, डीसी वाधवा एंड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये है कौन पता है? डीसी वाधवा, ये एक प्रोफेसर हैं। अब इन्होंने बहुत सही चीज पकड़ी है, अब ध्यान देना इनका क्या दिमाग लगा। इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं ये पुणे में, लेकिन उन्होंने स्पॉट करा कि गवर्नर ऑफ बिहार अपने पावर्स को मिसयूज कर रहे हैं। आपको पता होगा गवर्नर के पास एक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होता है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर थ्रू आर्टिकल 213। सेम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट के पास भी होता है थ्रू आर्टिकल 123, है ना? इसको हमने ऐसे करके याद रखा हुआ है, स्टोरीज बना के पढ़ो। 123 इज फॉर प्रेसिडेंट, 213 इज फॉर गवर्नर। ठीक है, अब मुद्दा क्या है? ऑर्डिनेंस होता कब है? ऑर्डिनेंस तब बनाया जाता है जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, यूनियन लेवल पे और स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में ना हो, और उस टाइम पे अगर कोई इमीडिएट बेसिस पे लॉ बनाना पड़े तो वी आर आस्किंग एग्जीक्यूटिव्स टू मेक द लॉ। अब आपको एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या है। एग्जीक्यूटिव्स भाई साहब इलेक्टेड नहीं होते हैं, वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और हर डेमोक्रेसी में बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल का लॉ लगता है भाई। लोगों की चुनी हुई सरकार, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स लॉ मेकिंग में इन्वॉल्व होने चाहिए, तभी वो डेमोक्रेसी कहलाती है। जो प्रेसिडेंट है, जो गवर्नर है, जिनको एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, क्या आप कभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हो? कभी वोट करा है आपने गवर्नर के लिए, कभी प्रेसिडेंट के लिए? कभी नहीं करते हो। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है उनका। दे आर एग्जीक्यूटिव्स, दे आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। तो इनके पास लॉ मेकिंग का जो फंक्शनल अधिकार होता है वो नहीं होता है, नहीं होना भी चाहिए उनके पास। लेकिन यहां पे क्या हुआ, गवर्नर ऑफ बिहार का ट्रैक रिकॉर्ड जब हमने देखा, भाई साहब 1967 से लेके 1981 तक इन्होंने 256 ऑर्डिनेंसेस पास करे हैं, और 256 ऑर्डिनेंस में से बहुत सारे ऑर्डिनेंस को रीप्रोमलगेट किया गया है। रीप्रोमलगेट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे खतरनाक पॉलिटी का रिवीजन करना है भाई साहब हमें। रीप्रोमलगेट का मतलब होता है कि ऑर्डिनेंस एक बार खत्म हो रहा है, जैसे ऑर्डिनेंस खत्म कब होता है? 6 महीने 6 वीक में। ये सारे क्वेश्चंस लिख के रखो, नोट्स बनाते जाओ, सीडीएस या यूपीएससी पूछता है इसको। ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी क्या होती है, कौन ऑर्डिनेंस बना सकता है, उसका आर्टिकल क्या है, पार्लियामेंट्री राइट्स क्या होती हैं, क्या ये अच्छा मुझे अभी फटाफट से कमेंट करके बताओ, खासकर वो सुपर 16 वाले बच्चे हैं ना जिनको एग्जाम करवाना ही है क्लियर, वो फटाफट से मुझे बताओ क्या ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट का या गवर्नर का, ये इनका डिस्क्रिशनरी पावर होता है?
क्या ये इनका डिस्क्रिशनरी पावर होता है? डिस्क्रिशन का मतलब क्या होता है? खुद से लिया हुआ, खुद की मर्जी से लिया हुआ, है ना। नॉट डिस्क्रिशनरी मतलब मुझे कोई एडवाइस कर रहा है, कोई एड कर रहा है, दैट इज नॉट डिस्क्रिशनरी। तो क्या ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट का या गवर्नर का डिस्क्रिशनरी राइट होता है? अब आप मुझे ये बताओ। तो हाँ, कमिंग बैक टू गवर्नर ऑफ बिहार, इन्होंने भाई साहब ऑर्डिनेंस को बार बार रीप्रोमुलेट किया है। खत्म होने वाला है, वापस इशू कर दिया, खत्म होने वाला है, वापस इशू कर दिया, विदाउट एनी चेंज। और कुछ कुछ ऑर्डिनेंसेस ऐसे हैं जो 14 साल तक चलते रहे। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि ये अपनी नाक लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में अड़ा रहे हैं? एग्जीक्यूटिव हैं, क्या इनको लेजिस्लेचर में एंटर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। यही बात पकड़ ली हमारे प्रोफेसर साहब ने और इन्होंने बोला कि यार दिस इज तो रॉन्ग। इसलिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को ध्यान में लिया और बोला कि बात तो सही है। सुप्रीम कोर्ट सेड कि ये जो ऑर्डिनेंसेस है इनको केयरफुली बनाया जाए। तो दिस वॉज द होल केस। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। यार बहुत सही नोट्स बन रहे हैं ना आज। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 का केस है। अब इसमें हुआ क्या? इसमें गैस लीक का प्रॉब्लम था कि एक बार गैस लीक हुआ दिल्ली वाले एरिया में और बहुत सारे वर्कर और दूसरे लोग जो थे उनको इंजरी वगैरह, उनकी डेथ भी रिपोर्ट हुई, उनकी इंजरी भी रिपोर्ट हुई। और 2 दिन बाद द गैस लीक वॉज अगेन रिपोर्टेड। तो उनके अगेंस्ट में ये कार्रवाई वगैरह चलाने के लिए, तब द कंक्लूजन इज इंपॉर्टेंट हियर, राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, इट इज अ फंडामेंटल राइट, ये बोला गया। ये आता है आर्टिकल 21 में, ठीक है। आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसमें धीरे धीरे हम चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं। राइट टू शेल्टर ऐड कर दिया, राइट टू हेल्थ ऐड कर दिया, राइट टू मेडिकल एड ऐड कर दिया। तो ये MC मेहता वाला केस आप ध्यान रखना, दिस इज अबाउट पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, ठीक है। मोहिनी जैन, इनकी स्टोरी यार बहुत सही स्टोरी है। एक्चुअली ये MBBS स्टूडेंट थी, मतलब MBBS स्टूडेंट थी कर्नाटका में। अब इनका देखो, अब सच में रिलेट कर पाओगे ये चीज़ कि कितनी बुरी चल रही है इंडिया में। MBBS स्टूडेंट थी कर्नाटका की, और फिर कर्नाटका बोर्ड ने ये सोचा कि हम एनुअल फीस ऑफ 60,000 रुपीज चार्ज करेंगे फॉर द पीपल कमिंग आउटसाइड कर्नाटका। ये इनकी ट्यूशन फी डिसाइड हुई। एंड मोहिनी जैन के जो फादर थे वो इतने ज़्यादा वेल ऑफ नहीं थे, और इस फीस को ना भरने की वजह से इनको रेस्टिगेट कर दिया गया कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाई। और इन्होंने केस करा स्टेट ऑफ कर्नाटका में कि आप मुझे बताओ कि क्या एजुकेशन पे मेरा अधिकार नहीं है? आई वॉज ऑन गवर्नमेंट सीट और पैसे ना भरने की वजह से मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाई। एंड हियर कम्स द राइट टू एजुकेशन वाला पॉइंट। तब कोर्ट्स को समझ आया कि यार राइट टू एजुकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आज के डेट में आप राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21A में स्पॉट करोगे, है ना। इसके अलावा 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 वॉज अबाउट राइट टू एजुकेशन। इस चीज़ को आप DPSP में भी देखोगे, इस चीज़ को आप फंडामेंटल ड्यूटीज में भी देखोगे, है ना। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ मोहिनी जैन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट केस आता है इंदिरा सौवे का। बहुत बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपने देखा होगा, है ना। इसमें भी कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है, इसको मंडल कमीशन केस भी कहा जाता है। दिस इज अबाउट रिजर्वेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास। ये बोलते हैं कि 27% रिजर्वेशन जाना चाहिए अदर बैकवर्ड क्लास का। ये एक लिमिट भी सेट करते हैं कि रिजर्वेशन शुड नॉट गो बियॉन्ड 50%। 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं जाना चाहिए, बट 27% शुड गो टू OBC। और ये रिजर्वेशन का मतलब है रिजर्वेशन इन एजुकेशन, कहीं एडमिशन लेने के लिए भी, एंड इट कम्स टू प्रमोशन इन जॉब्स ऑल्सो, ठीक है। तो इसके अंतर्गत इसके बाद आर्टिकल 16 में भी एडिशन किया गया था। आर्टिकल 16 क्या है, फटाफट से याद करना ना, क्या था आर्टिकल 16? आर्टिकल 16 वॉज इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सरकारी जॉब के लिए, सरकारी जॉब की बात हो रही है, सरकारी जॉब पाने के लिए आपके पास इक्वालिटी होनी चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं गरीब की बच्ची हूं या तो मैं SC ST हूं तो मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने में ज्यादा मेहनत लगे या ऐसा कुछ हो। बट देयर इज एन एक्सेप्शन, इक्वालिटी होनी चाहिए ऑब्वियसली, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो रिजर्वेशंस बना सकते हैं, रख सकते हैं रिजर्वेशंस SC ST OBC के लिए या डोमिसाइल के लिए भी। डोमिसाइल मतलब आई एम फ्रॉम गुजरात, तो गुजराती के लिए कुछ रिजर्वेशंस रखते हैं गुजरात गवर्नमेंट कुछ कुछ जॉब्स में, तो दैट इज अलाउड, दैट रिजर्वेशन क्यों बोलते हैं कि इफ आई एम आई एम हैविंग द डोमिसाइल ऑफ गुजरात, तो शायद मेरे 50% में ही मुझे कोई जॉब मिल जाएगी, लेकिन यू डोंट हैव द गुजरात का डोमिसाइल, तो आपको 70% आने के बावजूद भी यू विल नॉट गेट द जॉब। दैट इज द अपलिफ्टमेंट ऑफ डोमिसाइल वाले लोग या SC ST OBC के लोग। ठीक है, इंदिरा सोविन का केस ज्यादा पूछा जाता है, रिजर्वेशन ऑफ OBC, मंडल कमीशन ध्यान रखना, इसके बारे में कभी कभी पूछने में आ जाता है। चलो बढ़िया। नेक्स्ट SR बोम्मई केस, ये कौन है पता है? SR बोम्मई चीफ मिनिस्टर है भाई, मतलब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है कर्नाटका के। आज कर्नाटका को हमने बहुत डिस्कस करा ना, कितने लोग कर्नाटका के हैं यहाँ पे बताना जरा। ठीक है, ये उस टाइम की बात है जब है ना ये अनफेयर राइवलरी बहुत चलती थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई और है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, स्टेट गवर्नमेंट में कोई कांग्रेस है, तो वो एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को मिसयूज करने लगती है। तो इस कर्नाटका के CM को हटाने की कोशिश करी गई, क्योंकि इनको बोला गया यू आर फेलियर इन प्रूविंग मेजॉरिटी, आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाए हो। लेकिन ये अपनी मेजॉरिटी का प्रूफ वगैरह लेके गए थे गवर्नर के पास, गवर्नर ने इनकी बात नहीं सुनी, फिर गवर्नर पे केस हुआ कि आप मेरी मेजॉरिटी सुन ही नहीं रहे हो, और ये मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाए, ऐसा दिखावा करा, फॉल्स क्लेम करा। इसलिए यूनियन ऑफ इंडिया ने क्या करा, यूनियन ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 356 लगा दिया। अब मुझे बताओ आर्टिकल 356 क्या है? इट इज वन टाइप ऑफ इमरजेंसी प्रेसिडेंट्स रूल। याद आया? प्रेसिडेंट्स रूल कि किसी स्टेट में अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वर्क ना कर पाए तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट स्टॉप्स टू ऑपरेट, और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट का भी गवर्नेंस करने लगती है। ठीक है, लेकिन अब ये उस टाइम की बात है जब जुडिशियल रिव्यू लगा नहीं करता था इमरजेंसीज पे। उसके बाद SR बोम्मई केस के बाद बोला गया कि भाई अब तो ये जो इमरजेंसीज है ना, इमरजेंसीज, इन पे लगेगा जुडिशियल रिव्यू। हम कब से जुडिशियल रिव्यू गा रहे हैं ना, इसका आर्टिकल नंबर जान लो, आर्टिकल नंबर 137 है ना, बताओ मुझे इफ आई एम राइट और नॉट। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है? एक तो कोर्ट अपनी खुद की रूलिंग्स को रिव्यू कर सकता है, दूसरा अगर लॉज, पार्लियामेंट गलत लॉज बना रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, तो वो उस लॉज को नल एंड वॉइड कर सकता है। इतना पावर है जुडिशरी का चेक रखने का पावर है कि डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का मेंटेनेंस हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो इस चीफ मिनिस्टर के साथ गलत हुआ था, इनकी मेजॉरिटी प्रूव हो रही थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर भी प्रेसिडेंट रूल लगाकर इनकी सरकार हटाने की कोशिश कर दी, इसलिए जुडिशियल रिव्यू लगाने का प्लान हुआ। इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आते हैं, तो इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना, कौन से आर्टिकल से लगती है, क्यों लगती है, पार्लियामेंट्री फीचर क्या होंगे, 2 महीने के अंदर अंदर इसको पास करना पड़ेगा, पार्लियामेंट को स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट्स रूल पास करना पड़ेगा, और एक बार लग गई तो ये 6 महीने के लिए चल सकती है। 6 महीने बाद अगर जरूरत पड़े तो पार्लियामेंट को दोबारा से इसे पास कराना पड़ता है, मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए लागू पड़ सकती है। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ, क्या आपके स्टेट में कभी स्टेट इमरजेंसी लगी है? तो उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो और आपके स्टेट में कितनी बार ये प्रेसिडेंट रूल लगा है। ठीक है, चलो ये बताओ मुझे। फिर आता है IR कोलियो केस वर्सेस तमिलनाडु 2007। बहुत पुराना केस तो है नहीं, इसमें हुआ क्या था, बहुत बड़ा केस नहीं है हालांकि ये, इसके अंतर्गत 9th शेड्यूल को ठीक कर दिया गया था। 9th शेड्यूल में अब तक क्या था, इट वॉज इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू, है ना, इट वॉज इम्यून टू जुडिशियल रिव्यू। ठीक है,
अब इनको बोला गया कि भाई साहब अब मेरी बात सुनो, अब से ये चीज लागू नहीं होगी। 9th शेड्यूल विल ऑल्सो बी इन स्क्रूटनी ऑफ सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी, ठीक है। लेकिन या वो डेट मत भूलना आप, जो मैंने वमन राव 1981 वाले केस में बताया था ना, 24 अप्रैल 1973, रेट्रोस्पेक्टिवली ये चीज वर्क करेगी कि इसके बाद से कोई भी लॉ अगर 9th शेड्यूल में आएगा दैट विल बी अंडर द जुडिशियल रिव्यू, उसके पहले वाला नहीं होगा। तो ये डेट आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये कोलियो केस में ये चीज़ का मेंशन हुआ था। चलो ठीक है, बढ़िया। उसके बाद आता है अरुणा शानबाग केस, 2011 का केस है ये, 2011 का। यू नो व्हाट इज दिस अबाउट? इट इज़ अबाउट पैसिव यूथनेशिया। अब ये क्या होता है? यूथनेशिया मतलब मार देना, मतलब कोई ऐसा पेशेंट है, जैसे कोमा वाला पेशेंट है, एंड डॉक्टर ने बोला है कि अब ये ठीक नहीं हो सकते हैं ना, जब तक मशीन चल रही है तब तक ये जिंदा है, बिना लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ये जिंदा नहीं रह सकते, एंड देयर इज़ नो स्कोप कि इनका ठीक हो सकेंगे। तो अब देखो, अब उनको मेडिसिन वगैरह देना बंद कर दोगे तो मर जाएंगे, है ना। तो दैट इज पैसिव यूथनेशिया। इस केस के अंतर्गत राइट टू लाइफ को और ज़्यादा इलाबोरेट किया गया। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 की ही बात कर रहे हैं। हमने बहुत ज़्यादा आर्टिकल यहाँ नहीं देखे ना, आर्टिकल 21, 19, 14, इन्हीं के बीच में, ये जो गोल्डन ट्राइंगल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी के बीच हम घूम रहे हैं। राइट टू लाइफ में इन्होंने बोला कि ये भी आता है भाई, राइट टू रिफ्यूज ट्रीटमेंट। भाई यार मैं कितना झेलूँ, अब कितना पेन झेलूंगी? अगर मैं ठीक होने का स्कोप भी हो तो चलो ठीक है, बट आई नो कि आई एम नॉट गोना बी हेल्दी अगेन, तो मुझे ये ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। एक और चीज उन्होंने एस्टैब्लिश करी, राइट टू डाई विथ डिग्निटी। मैं हर दिन क्यों मर रही हूँ इस तरीके से, कोमा में हूँ, लाइफ सपोर्ट सिस्टम के बहाने हूँ, ना रिएक्ट कर पा रही हूँ, ना एक्ट कर पा रही हूँ। आई वॉन्ट टू डाई विद डिग्निटी, मुझे इतना पेन के साथ नहीं मरना है ना। तो अब इन्होंने बोला कि ठीक है, अगर पेशेंट का कॉन्सेंट होगा तो आपको पैसिव यूथनेशिया दिया जा सकता है। क्लियर है ये बात? थोड़ा सा है ना, मतलब आप सोचो, अगर आपका ही कोई फैमिली मेम्बर इस तरीके से हॉस्पिटल में है एंड यू हैव टू से टू द डॉक्टर कि ठीक है आप पैसिव यूथनेशिया अब यूज़ कर दो, कि आपके हाँ बोलने से उनकी डेथ होने वाली है, तो इट इज़ काइंड ऑफ थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल। आई डोंट नो, चलो ठीक है यहीं तक रखते हैं, यहीं तक, मतलब आगे केसेस हैं आगे। PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। अब देखो, PUCL एक ऑर्गेनाइजेशन है, पीपल यूनियन सिविल लिबर्टीज करके, ये PIL वगैरह रिट्स वगैरह फाइल करती रहती है। तो इसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारे राइट्स ऐसे मिल जाएंगे। ये 2013 वाला है, जब इन्होंने नोटा को इंक्लूड किया था। इन्होंने बोला था डायरेक्ट इलेक्शंस में, लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में डायरेक्ट इलेक्शंस जो होते हैं उसमें आप नोटा का फीचर भी दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आ सकता है। नोटा का फीचर आप दो, क्योंकि राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मुझे वोट करना है, लेकिन आई फील कि नो वन इज वर्थ इट, नो वन डिजर्व दैट, तो नेगेटिव वोटिंग भी अलाउड होनी चाहिए। तो नोटा का कंसेप्ट बेसिकली ECI को बोला गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला गया कि आप नोटा का फीचर भी डायरेक्ट इलेक्शंस में इंक्लूड करो। तो इट वाज दिस PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, ओके। उसके बाद नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 का केस जो है, इसके अंदर क्या किया गया, बस अब है ना कीवर्ड्स याद रखना, ट्रांसजेंडर्स। अब सिंपल है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं दूंगी अब मैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले केसेस खत्म हो चुके हैं। ट्रांसजेंडर का राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को एक्सेप्ट किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया। इसका मतलब क्या है, इसी के बाद आप देखोगे जब गवर्नमेंट फॉर्म भरते हो तो यू गेट एन ऑप्शन मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर, या तो प्रेफर नॉट टू से या अदर जेंडर करके आ जाता है। तो दैट इज सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था
कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके भी फंडामेंटल राइट्स एंड ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स शुड बी देयर, उनको भी राइट टू इक्वालिटी है। तो ट्रांसजेंडर वाला कंसेप्ट, बेसिकली इतना याद रखोगे, ट्रांसजेंडर वाला जो कंसेप्ट है वो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वाले केसेस से लागू पड़ना शुरू हो गया था। ठीक है, ओके। फिर आता है जस्टिस केस पुट्टास्वामी। इसके क्वेश्चन आपने जरूर देखे होंगे। पुट्टास्वामी केस, ये कौन है पुट्टास्वामी? ये खुद हाई कोर्ट के जज है। वेट, चल जा भाई। पुट्टास्वामी केस, ये रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हैं। अब मुझे ये बताओ, सॉरी सुप्रीम कोर्ट लिख दिया गलती से, हाई कोर्ट के ये रिटायर्ड जज है। अब मुझे ये बताओ हाई कोर्ट के जज के रिटायरमेंट एज क्या है फटाफट से। इन्होंने बोला, ये उस टाइम की बात है जब आधार का इंटीग्रेशन करा रही थी गवर्नमेंट। आधार के लिए क्या चाहिए होता है? आपका बायोमेट्रिक्स चाहिए होता है, आपका फेशियल स्कैन चाहिए होता है, बेसिकली आपका पूरा डेटा इसके साथ लिंक्ड होता है। ठीक है, अब इन्होंने ये चीज मैंडेटरी कर दी कि आपको कोई भी गवर्नमेंट स्कीम चाहिए, कुछ भी चाहिए, हर जगह आधार चाहिए होता है। तो सोचो, उन्होंने बोला कि अगर ये आधार का डेटाबेस कहीं लीक होता है और ये डेटा का मिसयूज होता है, उसके लिए आपके पास क्या मेजर्स हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या ये आपके दिमाग में कभी आया था? कितने होशियार हैं देखो ये पुट्टास्वामी सर, इनके दिमाग में ये आया कि दैट मीन्स गवर्नमेंट के पास पूरा डेटा है। पूरा डेटा होने की वजह से क्या ये हमारी गवर्नमेंट ऑथोरिटेरियन नहीं बन रही? ऑथोरिटेरियन नहीं बन रही मतलब नाउ गवर्नमेंट कैन एक्चुअली कंट्रोल। उनको सब पता है सबके बारे में। अगर डेटा आता है, मिसयूज होता है उस चीज का, गवर्नमेंट यहाँ पे क्या डिक्टेटरशिप का वर्ड हालांकि यूज नहीं हुआ था, वो तो ध्रुव राठी के बाद डिक्टेटरशिप वाला कंसेप्ट ज्यादा ट्रेंडिंग जा रहा है। उन्होंने डिक्टेटरशिप नहीं बोला था, बट ही सेड कि क्या उसी सेंस में सर्विलेंस स्टेट नहीं बन रहे। यस, दिस वर्ड वाज यूज्ड। सर्विलेंस स्टेट नहीं बन रहे क्या हम? क्या गवर्नमेंट हमारी चीजों पे ध्यान नहीं रख रही? तो क्या ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है? क्या मेरी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है? ये आर्टिकल 21 का ही पार्ट है ये। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बोला कि देखो, है तो सही राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन, बट अब आपका जो आधार है, डू नॉट यूज इट फॉर मोबाइल कनेक्शंस, है ना? डू नॉट यूज इट फॉर बैंक अकाउंट ओपनिंग। मतलब इन सारे केस, यहाँ पे भी ये लोग आधार मांगते हैं ना। चाहे आप किसी होटल में चले जाओ या कहीं पे भी बुकिंग करवानी हो आपको, वहाँ पे आधार मैंडेटरी नहीं है। दे कैन नॉट आस्क फॉर योर आधार डिटेल्स। तो अब से कभी मत देना। देर इज आजकल बहुत स्कैम्स वगैरह चल रहे हैं, बट येस इट विल बी मैंडेटरी। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपके लिए, नॉट लिखा है, बट येस इट इज़ मैंडेटरी फॉर योर ITR और बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए अभी भी ये लागू पड़ता है। ITR फाइल करना होगा आपको या गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए रजिस्टर करना है, उस चीज़ के लिए अभी भी आधार इज मैंडेटरी। ठीक है, आगे चलते हैं। नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, इसके लिए भी आपको बेसिकली एक यही चीज़ याद रखनी है। इन्होंने क्या करा था? होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज कर दिया था, होमोसेक्सुअलिटी को। ठीक है, नवतेज सिंह, इन्होंने सेक्शन 377 ऑफ CRPC जो हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस करा था, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया कि होमोसेक्सुअल्स आर नॉट क्रिमिनल्स, वो क्रिमिनल्स नहीं हैं। ठीक है, तो याद रखोगे ट्रांसजेंडर वाला केस, ये होमोसेक्सुअलिटी वाला केस, और एक और केस आप याद रख सकते हो, दैट इज जोसेफ शाइन वाला केस। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो ना इसको। जोसेफ शाइन वाला केस है। जोसेफ शाइन में अडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज किया था। अडल्ट्री सेक्शन 497 को डिक्रिमिनलाइज किया था। वन वर्ड क्वेश्चन आएगा इसमें, बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, ओके। सबरीमाला टेम्पल केस, अरे
इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबरीमाला टेम्पल केस को इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वाला केस बोला जाता है, 2018 वाला। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, सबरीमाला टेम्पल में क्या हो रहा था, कंसेप्ट क्या है, ये मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन को एंट्री नहीं मिल रही थी। मतलब मेंस्ट्रुएटिंग पीरियड वाली जो वुमेन थी, बेसिकली 10 to 50 ईयर्स ऑफ एज की वुमेन को एंट्री नहीं दे रहे थे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच पड़ताल करी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि आप मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन को पॉल्यूटेड समझ रहे हो, आप उनको इम्प्योर समझ रहे हो। और अगर आप इनको पॉल्यूटेड और इम्प्योर समझ रहे हो तो भाई साहब आप पता है किसका उल्लंघन कर रहे हो, आप आर्टिकल 17 का उल्लंघन कर रहे हो जो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। आप आर्टिकल 17 का उल्लंघन कर रहे हो, तो दिस इज नॉट अलाउड। उसके बाद विमेन की एंट्री परमिट करी जाने लगी। ठीक है, तो ये पॉइंट काफी अच्छा था, आर्टिकल 17 का यहाँ पे यूज हुआ है। कितने टाइम बाद कोई नया आर्टिकल आया ना, सही है। 2018 का ये केस है, बहुत प्यारा सा, ध्यान रखना। चलो ठीक है, अनुराधा बसेन केस, इसमें क्या हुआ, अनुराधा बसेन केस ने ये बोला कि जब सेक्शन 144 लगता है, मतलब सेक्शन 144 कब लगता है, जब कंप्लीट शटडाउन हो जाता है, लोगों का चलना फिरना, बाहर जाना, इंटरनेट शटडाउन हो जाता है 144 के अकॉर्डिंग। तो ये जो इंटरनेट शटडाउन है, इंटरनेट शटडाउन है, क्या ये मेरे आर्टिकल 19 का वायलेशन नहीं करता है ना? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ भाई बिल्कुल करता है। आर्टिकल 19 में राइट ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू एक्सप्रेशन जो है, इंटरनेट अब हमारा मेजर पार्ट बन चुका है लाइफ का। हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं वाया इंटरनेट, और आप मेरा इंटरनेट बंद कर दे रहे हो, दैट मीन्स मेरे आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई राइट टू इंटरनेट एक्सेस भी एक कुछ है, कुछ चीज़ है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो राइट टू एक्सप्रेशन है ये एब्सोल्यूट नहीं है। अगर याद करो हमने जब फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे पॉलिटी वाली वीडियो में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना जाके तुरंत से, उसके बाद आपको यहाँ पे और प्रो हो जाओगे समझने में। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। पार्लियामेंट चाहे तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं, है ना, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं, ऐसा हमने कुछ पढ़ा था। तो सेम अप्लाइज हियर ऑल्सो कि अगर ऐसा लगे कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं है तो आप इंटरनेट शट डाउन कर सकते हो, बट अदरवाइज राइट टू इंटरनेट एक्सेस इज देयर, अनुराधा बसेन केस। ठीक है, उसके बाद हमें ये जरूर पढ़ना है, मतलब ये क्या है, ये है हमारा आर्टिकल 21 के राइट्स, और भी हैं इसमें। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर आपका राइट टू प्राइवेसी आता है। उससे कौन सा केस रिलेटेड है, क्योंकि क्वेश्चन यार है ना राइट से रिलेटेड बहुत आ रहे हैं, तो एक बार फटाक से देख लेते हैं। इसमें बहुत सारे केसेस हमने देख भी लिए हैं, बहुत सारे केसेस का नाम आपको याद रखना जरूरी है। राइट टू प्राइवेसी है पुट्टा स्वामी केस, आधार वाला, अभी अभी देखा था। राइट टू गो अब्रॉड, पासपोर्ट छीन लिया गया था, मेनका गांधी केस, है ना। राइट टू शेल्टर, नवाब खान गुलाब खान। राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सुनील बत्रा केस भी इसमें है, उन्नी कृष्णन केस भी है। देखो अब है ना, मैंने वर्सेस नहीं लगाया है, वो आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, इतना दिमाग है आप में, आई गेस है। राइट टू सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, अशोक कुमार गुप्ता वर्सेस समथिंग, ये केस है। राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, हैंडकफिंग क्या होता है, हाथ बांध देना, पुलिस हाथ बांध के ले जाती है ना, उसमें बेसिकली ये कहा गया है कि हाथ बांध के ले जाना शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ पनिशमेंट। सोचो ये लोग कितना सोचते हैं यार, नॉट पार्ट ऑफ पनिशमेंट, वरना डबल जियोपार्डी वाला केस हो जाएगा ना, कि जब आपको ऐसे पकड़ के ले जाते हैं, आपका क्राइम प्रूव नहीं हुआ होता है ना, क्राइम प्रूव नहीं हुआ होता, और इसको आप पनिशमेंट की तरह कैसे ले सकते हो, तो बहुत सारे आर्टिकल्स का उल्लंघन हो जाता है। तो हैंडकफिंग शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ पनिशमेंट, दैट शुड बी द पार्ट ऑफ प्रोसेस, बट उसको पनिशमेंट की तरह आपको नहीं लेना। सुनील बत्रा केस। राइट अगेंस्ट कस्टोडियल डेथ,
जेल में होते हुए आपकी डेथ ऐसे नहीं होनी चाहिए। संदीप कुमार केस, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, डॉक्टर एसिस्टेंस और राइट टू हेल्थ मेडिकल एड, ये परमानंद कतरा 1989 का केस है। इन्होंने बहुत लड़ा था कि यार हमें डॉक्टर का एसिस्टेंस मिलना चाहिए। इसमें पता है क्या लिखा है, ये आपने बहुत सारी मिलिट्री मूवीज में भी देखा है कि डॉक्टर का कर्तव्य है, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर हो या गवर्नमेंट डॉक्टर हो, किसी भी टाइप का डॉक्टर क्यों ना हो जाए, बट अगर पेशेंट उसके सामने है, अब पेशेंट चाहे एनिमी भी क्यों ना हो जाए, डॉक्टर का कर्तव्य है उसका ट्रीटमेंट करना। तो इसलिए इसको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में रखा है। डॉक्टर एसिस्टेंस मिलना चाहिए हमें, राइट टू हेल्थ मेडिकल एड, ये सारा परमानंद कतरा केस में डिस्कस हुआ था। ठीक है, हमें ये भी पता है राइट टू पॉल्यूशन फ्री वाटर, MC मेहता वाला केस, गैस लीकेज वाला, है ना। राइट टू एजुकेशन, मोहिनी जैन को MBBS स्कूल से निकाल दिया गया था, और भी आगे है। और है ना, करंट अफेयर से रिलेटेड आपको चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो, है ना, मोहम्मद अब्दुल सामद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना, ये 2024 का केस है। तो आगे जितने भी केस होंगे ना 2023 के और 2024 के, दैट विल बी द पार्ट ऑफ करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स का सेशन मैं अलग से लूंगी। डेली करंट अफेयर्स हम ऐसे वर्ल्डस्केप वाले करंट अफेयर्स करते हैं यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका रेगुलर फॉलोअप लेना। मैं क्या चाह रही हूँ पता है, मैं इसमें कितने सही करंट अफेयर्स बनाती हूँ। व्हाट माय एम इज कि डेली आप इसको देखते जाओ। ये मैं देसी लैंग्वेज में बनाती हूँ। रोज आप इसको देखते जाओगे ना तो दिमाग में आपकी इन्फो फीड होती जाएगी, स्टोरी लाइन बनती जाएगी कि हाँ भाई इंडिया ICC में जीत चुका है, अब कोच चेंज होगा, अब हम जिम्बाब्वे में खेलने जा रहे। तो ये स्टोर एक साथ 6 महीने के करोगे ना तो कहीं ना कहीं भूल जाओगे। रिवीजन बहुत बार करना पड़ेगा और फिर भी दिमाग में कहीं ना कहीं चीज़ें रिप्लेस होने लगेंगी। तो देसी लैंग्वेज में इसे करंट अफेयर्स को पढ़ा करो, और फिर लास्ट में तो हम करने ही वाले हैं। रेस्ट पॉलिटी की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है उसको ज़रूर देख लेना इसके खत्म होने के बाद, और एक और बार इस वीडियो को ज़रूर रिवाइज कर लेना। जितनी चीज़ें पूछी हैं उसका कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना। रेस्ट, any suggestion, any improvement, anything for me, do write in the comment section. I am super active there. Baki, I'll see you guys in the next video. Till then, goodbye and Jai Hind.